वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखन माली। दोस्तों, रीट के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत की शिक्षण विधियों की हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने शिक्षण विधियां स्टार्ट की हैं। आपको संस्कृत की शिक्षण विधियों की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आधुनिक शिक्षण विधियों की हमने बात की थी, जिसमें मुख्य जो विधियाँ थी उनकी हमने बात की थी। आज हम बताने वाले हैं आपको विशेष फैक्ट नवीन शिक्षण विधियों के अंतर्गत क्या हैं और जहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है और पहले जो एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो सब आपको यहां पर बता दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में आपके जो आधुनिक उपागम हैं, जो लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है हमारी टीचिंग मेथड के अंदर, वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। उसके बाद में हम फिर एक एक विधा के हिसाब से, जैसे व्याकरण है, पद्य है, गद्य है, उनको सबको डिटेल से हम आपको पूरा अच्छे से आपको बताएंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना लंबी भूमिका के आपकी ये आज का टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, टॉपिक है हमारा आज का नवीन शिक्षण विधय है। नवीन शिक्षण विधियां हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें, देखिए यहाँ जैसे कि हमने लिखा है 1835 के बाद में मैकाले द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति के बाद में संस्कृत शिक्षण में जो विधियां प्रयोग में ली गई वे नवीन शिक्षण विधियां हैं। आप इस बात को ध्यान में रखें, नवीन शिक्षण विधियां कौन सी हैं संस्कृत के अंदर। ठीक, तो ये याद रखना है कि जो 1835 के बाद में जो मैकॉले के द्वारा जो शिक्षा पद्धति की आई थी, उस पद्धति के बाद में, यानी मैकॉले की शिक्षा पद्धति के बाद में संस्कृत शिक्षण में जो विधियों का हम प्रयोग किया है, हमने जिन टीचिंग मेथड्स का हमने उनमें प्रयोग किया है, वो सब आपकी नवीन शिक्षण विधियों के नाम से जानी जाती हैं। इससे पूर्व की सभी जो विधियां हैं वो प्राचीन शिक्षण विधियां कहलाती हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नवीन शिक्षण विधियां कौन सी हैं और प्राचीन शिक्षण विधियां कौन सी हैं। दोनों के अंदर आप अच्छे से अंतर समझ चुके हैं कि एक तो है कि मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति, उसके बाद में जो संस्कृत शिक्षण में जिन विधियों का हमने प्रयोग किया, वो तो हो गई आपकी नवीन शिक्षण विधि। और इससे पहले की जो विधियां हम काम में लिया करते थे वो हमारी प्राचीन शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं नवीन शिक्षण विधियों की। समझ गए नवीन शिक्षण विधियां क्या हैं? तो सबसे पहले हम इसमें आपको बताने वाले हैं पाठ्य पुस्तक विधि। तो चलिए हम पाठ्य पुस्तक विधि को समझते हैं, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न आपके कई बार पूछ लिया गया है। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक विधि है। देखिए, पाठ्य पुस्तक विधि के प्रबल समर्थक की यदि हम बात करें सबसे पहले, तो वो है डॉक्टर वेस्ट महोदय। इसको आपको याद रखना है, यहां से भी आपका प्रश्न बन जाता है कि पाठ्य पुस्तक विधि ही प्रबल समर्थक है के अस्ति, प्रबल समर्थक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां प्रबल समर्थक याद रखना है डॉक्टर वेस्ट महोदय, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे है आपका वर्तमान में शिक्षण का केंद्र पाठ्य पुस्तक है। ये आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारा मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो है पाठ्य पुस्तक को लेकर के अधिकतर विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि कौन सी किताब लें, किस किताब को पढ़ें, कौन सी किताब अच्छी है, अभी सिलेबस नहीं आया है, अभी पाठ्यक्रम नहीं आया है, अभी किताबें नहीं आई हैं। तो एक प्रकार से हम किताब पर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि किताब के आने पर ही हमारा शेड्यूल बनता है, हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो मुख्य केंद्र बिंदु हम इसको कह सकते हैं अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए। जब किताब ही नहीं है तो हमें लगता है कि भाई हम पढ़ाई कैसे करें, एक मतलब अच्छा सा फील नहीं होता है पढ़ाई के लिए, एक माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है वहां पर। तो वर्तमान में शिक्षण का यदि केंद्र बिंदु की बात करें तो वो पाठ्य पुस्तक ही है। ठीक, आगे है परीक्षा व अभ्यास कार्य का आधार पाठ्य पुस्तक ही है। परीक्षा और अभ्यास कार्य, अब जैसे आपको पता है कि परीक्षा की आपको तैयारी करनी है तो आपको पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से होगी। तो पाठ्य पुस्तक का आधार हो गया। इसके अलावा अभ्यास कार्य करने के लिए भी आपको पाठ्य पुस्तक की बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हम रीट की बात कर रहे हैं फिलहाल में, तो रीट में आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो अच्छे से, तो हमने एक बुक लिखी है, एक पुस्तक लिखी है, आरबीडी पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है। बहुत ही बढ़िया किताब है दोस्तों, आरबीडी पब्लिकेशन की तरफ से। उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, यानी कि उसमें संस्कृत मिलेगी, हिंदी मिलेगी, साइकोलॉजी मिलेगी, उसमें सामाजिक विज्ञान मिलेगी और उसमें पर्यावरण अध्ययन का मैटर मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे और वन लाइन वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सारे ही प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो हमने बुक्स से तैयार किए हैं। 6 से लेकर के 10वीं किताब की कक्षा 6 से 10वीं की जो बुक्स हैं आपकी, उनमें से वो काफ़ी अच्छे से अध्ययन करने के बाद में हमने वो तैयार की है।
इसके अलावा जो भी प्रश्न आपके संभावित हैं एग्जाम में आने वाले, वो भी हमने सब उसमें शामिल किए हैं। आपका पूरा सिलेबस उसमें लगभग कवर होता है दोस्तों। तो आप प्रैक्टिस के लिए उस किताब को जरूर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बुक है हमारी, इस बुक को आप खरीद सकते हैं। और यदि आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो हम फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, बच्चों को फ्री में दे रहे हैं हम, ठीक है। तो हम PDF आपको फ्री में दे देंगे। आप हम डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक डाल दिया है, वहां से आप जा करके और फ्री में डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़िए और मस्ती से रहिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, बस यही हमारा और कहते हैं आपसे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारी हो गई कि परीक्षा और अभ्यास कार्य के लिए आधार जो है हमारी पाठ्य पुस्तक ही है। आगे लिखते हैं इसमें, चारों कौशलों के विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ साधन हमारा पाठ्य पुस्तक है। बहुत ही अच्छी एक लाइन है ये, कि चारों जो कौशल है हमारे, अब 4 कौशल आप अच्छे से समझ गए होंगे, SBPL, ये हमारे 4 कौशल हैं। मतलब श्रवण कौशल हो गया, भाषण कौशल हो गया, पठन कौशल और लेखन कौशल। ये जो 4 कौशल हैं, इन 4 कौशलों के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन की हम बात करें तो वो है पाठ्य पुस्तक, क्योंकि हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है चारों कौशलों के विकास के लिए, ठीक है। तो ये हमारी लाइन का मतलब आपका हो जाता है। अब इसके बाद में आगे इसमें लिखा है, देखिए यहां पर, अध्यापक हेतु सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। अध्यापक के लिए रेफरेंस के रूप में बुक बहुत आवश्यक होती है। जैसे मान लो आप कक्षा में, कोई भी टीचर है कक्षा में जा रहा है पढ़ाने के लिए, तो उससे पहले बुक देखना बहुत जरूरी है। कक्षा के अंदर भी हमें बहुत बार पुस्तक की आवश्यकता पड़ती ही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे सब्जेक्ट हैं जहां बिना पुस्तक के हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके इसमें कहा गया है कि अध्यापक के लिए भी सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है आपकी पाठ्य पुस्तक। तो ये हम अभी बात कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक विधि की। तो पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में आप लगभग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, इसमें कोई आपकी समस्या नहीं होगी। चलिए आगे हम देखते हैं। इन सभी विधियों को हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे कि अलग अलग विधा पढ़ेंगे। ये तो हम अभी ऐसे आपको सामान्य जानकारी विधियों की दे रहे हैं संस्कृत शिक्षण के अंदर, कि सामान्य जो विधियां हैं जिनका हम लगभग प्रयोग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, जो कि बहुत ही मोस्ट विधि है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो हम बात करते हैं सेकंड विधि हमारी, प्रत्यक्ष विधि, यानी इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक। अब देखो, इसको हम एक तो कहते हैं डायरेक्ट मेथड, इसके अलावा एक कहते हैं इसको हम निर्वाध विधि। ये याद रख लेना, क्योंकि यहां से सीधा सा प्रश्न आपका बन जाता है। इसके बाद में इसको हम कहते हैं मातृ विधि ही, इसके बाद में इसको हम कहते हैं सुगम विधि ही, इसके बाद में इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक विधि। ये सब इसके नाम हैं, इनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां से आपका कोई भी प्रश्न बन जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इनमें से किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है। कैसे कि सुगम विधि किस विधि को कहा जाता है, या प्रत्यक्ष विधि का अपर नाम कौन सा है, ठीक है, या प्राकृतिक विधि किस विधि को कहते हैं, ऐसे प्रश्न आपका बन सकता है। आगे है प्रवर्तक की बात आती है। मान लो आपसे पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष विधि प्रवर्तक है के, प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कौन हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रो VP वकील महोदय। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, बहुत ही मोस्ट लाइन है ये। तो प्रवर्तक याद रखना है प्रो VP वकील महोदय। इसके बाद में समर्थक की बात करें तो जेस्पर्सन और गेटे ये इसके समर्थक हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट आपका प्रवर्तक है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे लिखते हैं कि सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग फ्रांस में 1901 में गुइन ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण में किया। सबसे पहले यदि हम प्रयोग की बात करें प्रत्यक्ष विधि की, यानी डायरेक्ट मेथड की, यदि सबसे पहले बात की जाए तो इसका जो प्रयोग है वो फ्रांस में 1901 में गुइन ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण के अंदर इसका प्रयोग किया, ठीक है। अब संस्कृत में कब किया, इसकी हम आगे आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आगे लिखे हैं कि भारत में प्रत्यक्ष विधि को सर्वप्रथम अल्फिनस्टोन हाई स्कूल बंबई में प्रो BP वकील महोदय ने संस्कृत शिक्षण में 1951 में प्रयोग किया। ये लाइन बहुत ही मोस्ट है। सबसे पहले संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग 1951 में किया गया, और किसके द्वारा, प्रो BP वकील महोदय, इसीलिए तो इनको प्रवर्तक कहते हैं। और कहां पर किया गया है, अल्फिनस्टोन हाई स्कूल बंबई के अंदर। और यदि पहली बार स्टार्टिंग में सबसे पहले, चाहे वो किसी भी विषय की बात है, तो अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1901 में, गुइन ने इसका प्रयोग किया था फ्रांस में। ये दोनों लाइन बहुत मोस्ट हैं, इनको अच्छे से आपको याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। अब देखो आगे हम बताते हैं कि भाई प्रत्यक्ष विधि जो है उसकी विशेषताएं क्या हैं। आप पता कैसे करोगे भाई ये प्रत्यक्ष विधि है,
तो हम पता कर सकते हैं उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर। तो हम वो विशेषता बता रहे हैं जिससे हम पता लगा सकेंगे कि भाई ये प्रत्यक्ष विधि है और प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है। तो चलिए विशेषताओं की बात कर लेते हैं, उससे हम हमारे समझ में आ जाएगा कि ये प्रत्यक्ष विधि की पहचान होती है, इसी को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसमें, देखिए इसमें अध्यापक व छात्र दोनों संस्कृत में सोचना पड़ता है, यानी इसमें अध्यापक और छात्र दोनों को संस्कृत में सोचना पड़ता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रत्यक्ष विधि के अंदर हम जिस भाषा को पढ़ा रहे हैं उसी भाषा के अंदर हम संवाद करते हैं, उसमें हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा उसी में रहता है, उसी भाषा के अंदर हम बात करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी कुछ होता है वो सब उसी भाषा में हमें करना पड़ता है। तो इसमें लिखा है कि अध्यापक और छात्र दोनों को संस्कृत में सोचना पड़ता है, मतलब बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है। बच्चे हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो वो संस्कृत के अंदर ही पूछना उनको पड़ता है। आगे लिखा है कि वातावरण संस्कृतमय होता है, यानी कि पूरी तरीका से हम देखें तो संस्कृतमय वातावरण, पूरा का पूरा आपको संस्कृत का वातावरण मिलेगा, क्योंकि वहां पर हम अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तभी तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर पाएंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग, जैसे मान लो अंग्रेजी की हम बात करें, अंग्रेजी में कर रहे हैं तो वहां टोटली अंग्रेजी हम बात करते हैं। संस्कृत की बात कर रहे हैं तो संस्कृत में सिर्फ संस्कृत की जाएगी वहां पर। यदि हम संस्कृत के अंदर बात करें तो संस्कृत ही वहां पर होगी, केवल संस्कृत बच्चे बोलेंगे, टीचर भी संस्कृत में बोलेगा, ठीक है। और जो भी कुछ पढ़ाना होगा, समझाना होगा, वो सब संस्कृत के अंदर ही पूरा व्यवहार होता है। कुल मिला के वहां का जो वातावरण होगा वो संस्कृतमय हो जाता है। आगे है, मातृभाषा को जिस प्रकार छात्र अनाभ्यास ही सीखता है उसी प्रकार संस्कृत भाषा को सहज सरल ढंग से सिखाया जाता है। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से मातृभाषा को बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, उनको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, कोई सिखाता नहीं है, ठीक। जैसे मान लो बच्चे हिंदी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, या कोई क्षेत्र विशेष की कोई बोली है, कोई भाषा है, उस भाषा को बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, वहाँ उनको कोई अलग से सिखाता नहीं है, ठीक है। चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे मलयालमी हो, चाहे वो कर्नाटकी हो, ठीक है, कोई भी भाषा हो, कन्नड़ हो, वो अपने आप बच्चे सीख जाते हैं, क्योंकि उनका माहौल वही है, उसी माहौल में वो रहते हैं, तो अपने आप वो सीख जाते हैं। अनाभ्यास यानी बिना अभ्यास के भी वो सीख जाते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि उसी प्रकार का हम माहौल क्रिएट करें जिससे बच्चे संस्कृत को अपने आप ही सीख जाएं, आसानी से सीख जाएं, सरल ढंग से सीख जाएं। बच्चों को हम संस्कृत में गाने सिखाएं, उनको बोलना सिखाएं, छोटे छोटे वाक्य सिखाएं, वाक्य व्यवहार उनको हम बताएं, कैसे बातचीत करते हैं छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा। मतलब कहने का मतलब उनमें हम रुचि जागृत करते हैं कुल मिलाकर के, और जब रुचि में हो जाती है तो निश्चित रूप से वो माहौल क्रिएट हो जाता है और वातावरण संस्कृत का बन जाता है, तो बच्चे अपने आप मातृभाषा की तरह सीख जाते हैं, ठीक। आगे इसमें कहते हैं कि इस विधि में मातृभाषा या फिर अन्य किसी भी भाषा का प्रयोग वर्जित होता है। हम पहले ही बता चुके हैं भाई कि हम संस्कृत की बात कर रहे हैं तो संस्कृत में ही बातचीत होगी, इसमें मातृभाषा या अन्य किसी भी भाषा का प्रयोग वर्जित होता है, अन्य भाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। संस्कृत की बात है तो संस्कृत में बात करेंगे, ठीक है। संस्कृत के अंदर बताना है, समझाना है, कुछ भी बच्चे पूछ रहे हैं तो वो भी संस्कृत के अंदर ही पूछेंगे, हिंदी में नहीं बोल सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं बोल सकते हैं, ऐसे। आगे लिखते हैं कि भाषा का ज्ञान उसी भाषा में किया जाता है। हम इतनी देर से यही तो समझा रहे हैं, जैसे उसी भाषा के अंदर हम इसमें भाषा का ज्ञान करवाते हैं। संस्कृत है तो संस्कृत के अंदर ही करवाएंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के अंदर ही करवाएंगे, हिंदी है तो हिंदी के अंदर ही उसमें करवाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हिंदी हम पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी में आप उनको बच्चों को समझा रहे हैं, ऐसा हम उसमें नहीं करते हैं प्रत्यक्ष विधि के अंदर। आगे लिखते हैं कि अनुवाद से मौलिक स्वरूप नष्ट हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि जो अनुवाद हम करते हैं और अनुवाद करके जो बच्चों को हम सिखाते हैं, उससे उस भाषा का जो मूल स्वरूप होता है, ओरिजिनल जो उसका स्वरूप होता है, वो नष्ट हो जाता है। जैसे मान लो आप संस्कृत है, कोई भी संस्कृत का श्लोक है, कोई भी लाइन है, उस लाइन को यदि हम किसी को हिंदी अर्थ करके भावार्थ के द्वारा समझाएंगे तो उतना अच्छा उसको मजा नहीं आएगा, उतना अच्छा उसको नहीं लगेगा जितना कि हम डायरेक्ट संस्कृत में उसको बताएंगे। यही तो है दोस्तों भाषा का कमाल। कोई भी आप श्लोक बोलेंगे संस्कृत में तो संस्कृत में ही अच्छा लगेगा। जैसे हमने कहा क कृष्णा पिक कृष्णा को भेद है पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते काकह पिक पिक। अब देखो बहुत ही सुंदर बच्चों को लगेगा, बच्चों को हम बताइए तो ऐसे करके हम उसी भाषा के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं।
अन्य भाषाओं में यदि हम अर्थ करके या उसका अनुवाद करके बताते हैं तो उसका मौलिक जो ओरिजिनल स्वरूप है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके हमारी ये प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। डायरेक्ट मेथड में सीधा सीधा ये समझना है कि जिस भी भाषा में हम इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं उसी भाषा के अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बच्चे उसी में वार्तालाप करते हैं। कहने का मतलब उसी भाषा का पूरा वातावरण हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अगली विधि की। दोस्तों अगली विधि है हमारी मौखिक विधि। अब मौखिक विधि में कोई ज्यादा खास नहीं है। अब बच्चों देखते हैं अगली विधि है हमारी मौखिक विधि। मौखिक विधि में कोई ज्यादा खास नहीं है। मौखिक विधि को हम संवाद विधि भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। मौखिक विधि वही होती है जैसे आपका मौखिक टेस्ट होता है, मौखिक आपकी एग्जाम होती हैं, वो सब मौखिक विधि ही हैं। तो इसमें लिखा है कि संवाद विधि इसको हम कहते हैं, और प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग किया जाए तो इसे मौखिक विधि कहते हैं। कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष विधि के अंदर हम मातृभाषा का प्रयोग कर दें तो फिर उसको हम मौखिक विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक द्वारा वार्तालाप के द्वारा सरल वाक्यों के द्वारा विषय का प्रतिपादन किया जाता है। कहने का सीधा मतलब है कि मौखिक रूप से ही हम उस भाषा को सिखाते हैं और इसके अंदर हम मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तभी वो मौखिक विधि आपकी कहलाती है। कहने का मतलब जैसे हम प्रत्यक्ष विधि अभी आपको हमने बताई थी, तो उस प्रत्यक्ष विधि के अंदर ही जब हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो उसका नाम मौखिक विधि में बदल जाता है, उसको हम मौखिक विधि कहने लगते हैं। फिर अब इसमें क्या होता है कि इसमें मौखिक रूप से ही शिक्षक पूरा माहौल क्रिएट करता है। बच्चों को जो भी कुछ सिखाना होता है वो मौखिक रूप से ही उनको सरल वाक्यों के द्वारा हम उसको सिखाते हैं। यही मौखिक विधि है, उसमें और कोई अलग से विशेष नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मौखिक विधि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद में अगली जो विधि है वो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है दोस्तों। यहां से भी आपका सवाल कई बार पूछ लिया गया है, तो इसलिए हम इस विधि को अच्छे से समझते हैं। हर्वर्ट की पंचपदी विधि है और ये सभी में लगभग पूछ ली जाती है, चाहे वो आप कोई भी शिक्षण पढ़ रहे हो, चाहे अंग्रेजी का, हिंदी का, गणित का, विज्ञान का, सभी में ये लगभग चलती है और वहाँ पूछी जाती है। अब देखो हम बात कर रहे हैं हर्वर्ट की पंचपदी, इस विधि के बारे में हम बात करते हैं। देखो हर्वर्ट ने पंचपदी का मतलब हुआ कि 5 पदों की उन्होंने एक विधि बताई है। अब देखो यहां लिख रहा है कि हर्वर्ट की पंचपदी, मतलब इसका यह हुआ कि हर्वर्ट ने 5 पद बताए हैं। अब वो 5 पद कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। अब देखो यहां साफ लिखा है कि हर्वर्ट ने शिक्षण हेतु 4 सोपानों से युक्त एक शिक्षण प्रणाली तैयार की, यानी उन्होंने एक शिक्षण प्रणाली तैयार की, एक सिस्टम तैयार किया शिक्षण का, जिसमें उन्होंने 4 सोपान बताए। ठीक, ये हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। इन्होंने 4 सोपान बताए हैं और 4 सोपान में आपका पहला सोपान है स्पष्टता, यानी कोई भी विषय हम पढ़ा रहे हैं तो उसकी स्पष्टता, उसको स्पष्ट करके बच्चों को बताना। तो पहला सोपान है इसमें स्पष्टता। दूसरा सोपान है इसके अंदर तुलना। तुलना हम किसी विषय से कर सकते हैं, किसी उदाहरण से कर सकते हैं, किसी वाक्य से कर सकते हैं। बच्चे को तुलना करके हम बताते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है हमारा सामान्यीकरण। हम सामान्यीकरण में क्या करते हैं, उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। हम लास्ट में कहते हैं ना कि कहने का मतलब ये है कि बच्चों इसमें आपको ये समझना है। ठीक, जैसे हम उपसंहार करते हैं लास्ट में किसी कहानी का, तो वही हमारा सामान्यीकरण होता है। उसमें हम लास्ट में नियम बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा आपको ये मानना है, ऐसा होता है। कुल मिलाकर के पूरी बात का निचोड़ ये है, उसको कहते हैं सामान्यीकरण। उसमें एक व्यवस्था बनती है। उसके बाद में लास्ट इसमें प्रयोग बताया उन्होंने, प्रयोग। ठीक है, यानी उसको हम प्रयोग करके बताते हैं बच्चों को। ठीक है, प्रयोग में कैसे लेते हैं उसको प्रयोग करके उसमें हम बताते हैं। तो ऐसे करके हर्वर्ट ने शिक्षण के लिए 4 सोपानों को बताया। अब उनमें स्पष्टता, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये चारों सोपानों के नाम याद रखने आपको, क्योंकि बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि हर्वर्ट के 4 सोपानों में नहीं है, या हर्वर्ट के 4 सोपानों में से कौन सा है, ऐसे पूछ लिया जाता है। अब एक पूछ लिया जाता है कि हर्वर्ट का पंचपदी में 5वां सोपान कौन सा है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो उसकी हम बाद में आगे बात कर रहे हैं। अब देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि हर्वर्ट ने 4 सोपान बताए, लेकिन आगे क्या हुआ वो सुनो आप। इनके जो शिष्य हैं इन्होंने इस पे और काम किया। तो लिखते हैं कि बाद में इनके शिष्य हैं शिलर एवं रेन। इनके जो शिष्य हैं इनका नाम है शिलर और रेन। इन दोनों शिष्यों ने प्रथम सोपान को 2 भागों में विभक्त कर दिया। भैया बात समझिए बेटो, तो बात समझे बच्चों। इन्होंने क्या किया, इनके जो शिष्य हैं एक का नाम शिलर है और एक का नाम रेन है, दोनों ने मिलकर के जो इनका पहला सोपान था स्पष्टता, उसके 2 पार्ट कर दिए।
यानी उसको दो भागों में बांट दिया। अब दो भागों में बांट दिया तो सीधा सा है कि वहां 5 सोपान हो जाएंगे, तब जाके ये आपके आज के रूप में आई पंचपद के रूप में, यानी तब जाकर के इसके 5 पद हुए। लेकिन स्टार्टिंग में 4 ही पद हैं, तो 4 पद हमने आपको बता ही दिए। अब कौन से पद को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, तो वो है आपका पहला पद, और पहला पद है स्पष्टता। तो नीचे लिखा है स्पष्टता जो हमारा पद है इसको दो भागों में विभाजित किया। एक तो हो गया प्रस्तावना और एक हो गया प्रस्तुतिकरण। तो हमारे एक तो प्रस्तावना में उन्होंने बांट दिया, प्रस्तावना हम सब जानते ही हैं, और उसके बाद में एक बांट दिया उन्होंने प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम पाठ को प्रस्तुत करते हैं। कोई भी श्लोक है तो श्लोक को प्रस्तुत करते हैं, कहानी है तो कहानी को प्रस्तुत करते हैं, बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ इसी में आता है प्रस्तुतिकरण में। ठीक है, प्रस्तावना के अंदर हम भूमिका बनाते हैं, एक प्रकार से जिस पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी भूमिका बनाते हैं, वो प्रश्न के माध्यम से, किसी वाक्य के माध्यम से, कई तरीका होते हैं प्रस्तावना के। प्रस्तावना कौशल में ये अलग से हम बता देंगे, आप यदि चाहते हो सीखना अच्छे से। यदि आप चाहते हो कि प्रस्तावना कौशल क्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, अच्छे से डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझ गए कि भाई 4 सोपान स्टार्टिंग में बताए गए थे इसमें, लेकिन इनके जो शिष्य थे, एक शिलर और रेन, दोनों ने मिलकर के पहले सोपान को दो भागों में बांट दिया, तब जाकर के हमारे 5 सोपान कुल हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण 2 सोपान हो गए, उसके बाद में तीसरा तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, ऐसे करके 5 सोपान हो जाते हैं। अब लास्ट में अब देखो आगे लिखा है बच्चों, अतः वर्तमान में हार्वर्ड की शिक्षण प्रणाली में 5 पद हैं, अतः इसको हार्वर्ड की पंचपदी के नाम से जाना जाता है। ये आप समझ गए होंगे कि पंचपदी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्तमान में 5 पद हैं, इसीलिए इसका नाम पंचपदी है। अब 5 पद कौन कौन से हैं, चलो एक बार हम देख लेते हैं पांचों पदों के नाम। देखो सबसे पहले प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना को हम उन्मुखीकरण भी कहते हैं बच्चों। प्रस्तावना आप जानते हैं, प्रस्तावना में क्या होता है, भूमिका तैयार की जाती है। जैसे मान लो कि बच्चों को आप संधि पढ़ा रहे हैं, तो संधि के विषय में आप बच्चों को संधि का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप उनको संधि के टॉपिक तक लाने के लिए आप कुछ उनसे प्रश्न पूछोगे, जिनको हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, मुख्य रूप से इसमें हम पूर्व ज्ञान को जांच करके नवीन ज्ञान की ओर बच्चों को हम ले जाते हैं, और इसी का नाम प्रस्तावना होता है। यानी पूर्व ज्ञान से हम नवीन ज्ञान की तरफ बच्चों को ले जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, और लास्ट में एक समस्यात्मक प्रश्न इसमें हम पूछते हैं, जिसमें वो टॉपिक के बारे में जानकारी होती है जिसको हम पढ़ा रहे होते हैं आज। ठीक है, तो ये आपकी प्रस्तावना में होता है, इसका नाम उन्मुखीकरण होता है। अगला हमारा इसमें पद होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं विषय उपस्थापन, प्रदर्शन या पाठ प्रस्तुतिकरण। ठीक है ना। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखना, यानी अच्छे से विषय वस्तु को क्लियर करना, बच्चों को पढ़ाना, उस विषय वस्तु को प्रेजेंट करना। कहने का मतलब है जैसे श्लोक पढ़ा रहे हो तो श्लोक को अच्छे से क्लियर करना, उसका अन्वय, व्याख्या वगैरह, भावार्थ वगैरह सब कुछ क्लियर कर देना, वो आपका प्रस्तुत करना होता है। ठीक, आगे है तुलना। अब तुलना में क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तुलना की, तो वो है विषय वस्तु को स्पष्ट करना, यानी किसी भी वाक्य के द्वारा, किसी अन्य श्लोक के माध्यम से, अन्य उदाहरण के माध्यम से हम तुलना करके उस विषय वस्तु को क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे तुलना नामक पद का। ठीक है, तो तुलना जो पद है उसका मुख्य उद्देश्य है विषय वस्तु को स्पष्ट करना। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, देखो आगे लिखते हैं कि पूर्व में अर्जित या संचित ज्ञान से वर्तमान पाठ की तुलना की जाती है, यानी बच्चों ने पहले क्या ज्ञान सीख रखा है उसकी तुलना हम वर्तमान पाठ से करते हैं, और फिर उनको दोनों को जोड़ देते हैं, और इससे बच्चों को हम आगे ज्ञान सिखाते हैं। आगे है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में क्या होता है, व्याकरण पाठों में विशेष महत्व होता है इसका। सामान्यीकरण में एक नियम निकालते हैं हम, सामान्य नियम की प्रस्तुति करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है विषय वस्तु को सार रूप में स्पष्ट करना। गद्य पद्य में इसे अध्यापक कथन भी कहते हैं, यानी कि जैसे व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में हम जैसे आपको संधि पढ़ा रहे हैं, कुछ भी टॉपिक हो सकता है संधि का, तो उसमें लास्ट में हम ये बताते हैं कि बच्चों इसका सामान्यीकरण ये है कि आपको ऐसे समझना है, इसका ये नियम है कि ई के स्थान पर आपको ये कर देना है, ऊ के स्थान पर वह कर देना है, और री के स्थान पर रे कर देना है, री के स्थान पर ले कर देना। ये हमारी यण संधि का सामान्यीकरण हुआ। ये कुल मिला के आपको लास्ट में समझना है। ये हमारा लास्ट में एक नियम हम निकाल देते हैं, वो सामान्य बात जो हम लास्ट में बताते हैं वही सामान्यीकरण होता है। तो इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा वो है विषय वस्तु को सार रूप में स्पष्ट करना, संक्षिप्त में, एकदम शॉर्ट में स्पष्ट करना। अब गद्य पद्य के अंदर इसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां अध्यापक कथन के नाम से करते हैं।
इसी को हम अध्यापक कथन कहते हैं, सामान्यकरण कोई। वहाँ अध्यापन कथन करते हैं लास्ट में, जब उसमें क्या होता है कि जो भी पाठ आपने पढ़ाया गद्य या पद्य का, उसको एक बार पुनः प्रस्तुत कर देते हैं शॉर्ट रूप में, ठीक है। इसके बाद में लास्ट हमारा पद है प्रयोग। इसका जो मुख्य उद्देश्य प्रयोग का वो है अर्जित ज्ञान को स्थायी करना, यानी इसमें हम प्रैक्टिकल प्रयोग करके बताते हैं बच्चों को। इसके अंतर्गत कक्षा कार्य व गृह कार्य आते हैं। इसके अंदर गृह कार्य हम देते हैं बच्चों को, उससे हमें पता लग जाता है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, कितना बोध हुआ, कितना अधिगम हुआ, तो हम प्रयोग करवा के उनको एग्जाम्पल दे देते हैं, उनको कोई प्रश्न दे देते हैं, ठीक है। तो इसका जो मुख्य काम हो गया वो अर्जित ज्ञान को स्थायी करना हो गया। तो इसके अंतर्गत कक्षा कार्य भी आ जाता है और आपका होमवर्क भी इसमें आ जाता है, किसमें, प्रयोग में, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे ये 5 पद हो जाते हैं बच्चों, बहुत मोस्ट हैं 5 पद। स्टार्टिंग में 4 पद थे, लेकिन इनके शिष्यों ने एक पद को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वो कौन सा पद था, उसका नाम था स्पष्टता। होमवर्क आपका किस में आएगा, कक्षा कार्य और होमवर्क किस पद में आएगा, तो वो आएगा प्रयोग के अंदर। सबके उद्देश्य हमने अलग अलग बता दिए हैं, तो आशा करते हैं ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटी छोटी 2 विधि और हैं, इसके बाद में हमारा आज का वीडियो पूरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें एक विधि है हमारी संयुक्त विधि। संयुक्त विधि को हम समवाय विधि भी कहते हैं या समाहार विधि भी कहते हैं। संयुक्त विधि में क्या होता है, इसको हम मिक्स कर देते हैं। इससे समस्त विधियों के श्रेष्ठ गुणों को लेकर के उनका संश्लेषण अवसरानुकूल प्रयोग करना होता है। कहने का मतलब है संयुक्त विधि में हम जितनी भी हमारी विधियां हैं संस्कृत की शिक्षण की, उनको हम मिक्स कर देते हैं। आवश्यकता के अनुसार जो भी विधि हमारे काम आ रही है उन सबको मिक्स कर लेते हैं। उनके जो श्रेष्ठ अच्छे गुण होते हैं उनका हम उसमें संश्लेषण कर लेते हैं, उनको जोड़ लेते हैं और फिर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनको अच्छे से क्लियर करते हैं किसी भी मैटर को, ठीक है। तो ये हमारी संयुक्त विधि हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। इसको समवाय विधि कहते हैं, समाहार विधि भी कहते हैं, ऐसे आपको याद रख लेना है। लास्ट एक विधि है हमारी संरचना विधि। संरचना विधि में क्या होता है, वाक्य स्वरूप के ज्ञान द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। यानी वाक्य स्वरूप के द्वारा संरचना करते हैं हम, किसी वाक्य की संरचना करते हैं, कोई सेंटेंस बच्चों को हम सिखाते हैं। तो छोटे छोटे वाक्य स्वरूप के ज्ञान के द्वारा हम बच्चों को शिक्षण करवाते हैं संरचना विधि में। वाक्य रचना में ही व्याकरण और शब्दकोश का ज्ञान दिया जाता है। यानी जो हम छोटे छोटे वाक्य बच्चों को बताएंगे उसी के अंदर व्याकरण सिखा देंगे उनको, उसमें शब्दकोश उनको सिखा देंगे। तो संरचना विधि में यही होता है मुख्य रूप से। जैसे हमने बच्चों को कहा कि सह गच्छति, सह गच्छति, अब एक छोटे से वाक्य के द्वारा ही हम उनको शिक्षण करवाएंगे। तो इसके अंदर हम उनको व्याकरण का ज्ञान भी सिखा देंगे कि भाई उनको हम बताएंगे गच्छति क्यों आया, ठीक है, गच्छति में आपकी कौन सी क्रिया है, इसमें आपका सह का मतलब क्या होता है, गच्छ का मतलब आपका क्या होता है, ठीक है, ऐसे। फिर हमने कहा कि राम आपणम गच्छति, राम है आपणम गच्छति, तो हम इसमें आपको शब्दकोश भी सिखाएंगे। भाई राम है, यहाँ पहले तो आप व्याकरण की जानकारी दे देंगे, फिर हम आपणम का मतलब बताएंगे, आपणम क्या है। ऐसे नए नए शब्दों का प्रयोग करके हम उनके शब्दकोश को अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमारी संरचना विधि हो जाती है। तो ऐसे करके दोस्तों अभी हमने बात की थी हमारी जो नवीन विधियां हैं उनकी बात की थी इसमें। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने कई विधियों को आपको अच्छे से बताया है, जिसमें हमने आपको बताया पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, मौखिक विधि और मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि हर्वर्ट की पंचपदी विधि। इसके बाद में संयुक्त और संरचना विधि की हमने बात की है दोस्तों। तो इनको अच्छे से आप देखें, वीडियो को पूरा सुनें और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम ऐसी ही आपको जानकारी देते रहेंगे। आपको संस्कृत और साइकोलॉजी का मैटर लगभग पूरा करवा के रहेंगे दोस्तों इस पर हम। और हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया, आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेस्ट का लिंक डाल देंगे, वो टेस्ट आप देकर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। और जो हमने बुक की बात की थी, हमने एक किताब लिखी है आरबीडी पब्लिकेशन से, बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों। उसमें सारे विषय हैं, संस्कृत, साइकोलॉजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण। उसका लिंक हम डाल देंगे, आप फ्री में डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ें मस्ती से दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री हम दे रहे हैं उसको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त हो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों।